तो कक्षा 10 के लिए गणित में प्रश्नावली अपना सेट चल रहा था भाई 822 AZ 2022 में जो पेपर हुए थे उनका सॉल्यूशन लेकर आ रहे थे और इसमें 5 वीडियोस हमने बना दी थी। अब 6वां वीडियो है जिसमें हम 6वें क्वेश्चन के साथ आ चुके हैं। 6वें क्वेश्चन में टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे, सभी 4-4 नंबर के। तो प्रश्न देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित बंटन में मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो शुरू करो यार। मध्यिका ज्ञात करनी है तो हमको दिया गया है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल बना लिया। यहाँ पे बारंबारता आएगी, बारंबारता ये हो गया। एक खाना और भी बनाना हमको पड़ेगा संचयी बारंबारता के लिए, और पहले तो ये लिख लेते हैं, उसके बाद फिर फॉर्मूला आपको बताते हैं। 15 से 20 है ना, 15 से 20 और फिर 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50। ओके ठीक है। अब आप कहोगे कि सर इसमें क्या ही कर लिया आपने, जो ठीक है बार बार कह रहे हैं, आगे बढ़ाइए। ठीक है भैया, नाराज़ मत हो, या फिर हो सकते हैं, होने में क्या रखा है, नाराज़ होना भी एक अच्छी बात होती है। देखो भाई नहीं करते यार, वीडियो नहीं मेरी, मैं क्या पढ़ा दूँ ऐसा, जान हथेली पे निकाल के रख दिया जाए। ओके ठीक है। मध्यिका ज्ञात करनी है, किताब को परे रखते हैं, इससे ज़्यादा अब कुछ करना नहीं होगा इसमें। बारंबारता जो होती है उसके बाद हमको यहाँ पे संचयी बारंबारता निकालनी होती है। संचयी बारंबारता, बारंबारता अगर आपने मध्यिका को अच्छे से पढ़ा होगा तब आप इसको लगा पाएंगे। मध्यिका का सूत्र लिखते हैं। मध्यिका का सूत्र L + n/2 - CF/F × H। ठीक है, बार बार लिखते लिखते मुझे ये सारे फार्मूले याद हो गए हैं धीरे धीरे करके, आपको भी याद कर लेना चाहिए। मुझे माध्य निकालना तो आसानी से आता था, पर भौलक और मध्यिका का सूत्र भूल जाया करता था, अब याद हो गया। ठीक है ओके। तो सबसे पहले तो संचयी बारंबारता निकालनी है। 14 ऐसे लिख लो, 14 और 56 जुड़ेगा, 14 + 56, 6 4 10 और 5 1 6 1 7, 70 हो जाएगा। इस 70 में 60 को जोड़ेंगे, ये चोर शांत नहीं होगा, फिर बोलना शुरू कर दिया। 7 6 13 130 होगा। ठीक है, इसमें जोड़ते हैं, 130 में 86 को जोड़ते हैं, 6 हो जाएगा, 8 3 11 हाथ से लगे 1, 216 हो जाएगा। 74 जोड़ेंगे 216 में, और 6 4 10 का 0 हाथ से लगे 1, 7 1 8 1 9 2, 290 में जुड़ जाएगा 62, तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 9 6 15 5 हाथ से लगे 1 3, और लास्ट वाला ये टर्म जोड़ना बाकी है। 352 में जोड़ना है 48 को, 8 2 10 का 0 हाथ से लगे 1, 5 4 5 9 9 1 10 का 0 हाथ से लगे 1, इसमें जुड़ जाएगा 400। तो n बराबर आ गया 400। उधर जो चीज़ें हैं वो रखेंगे। सबसे पहले तो हम n/2 निकालेंगे, जो कि हो जाएगा 400 का आधा 200। जब 200 मिल जाएगा तब उसके बाद हमको ध्यान से देखना होता है आगे कि 200 इनमें से कहाँ पे शामिल है। 130 तक के तो पद इसमें है, 131वां जो पद होगा इसमें शामिल होगा, 216 तक के, यानी 200वां पद भी यहाँ पे शामिल होगा। ठीक, 200 इसमें है। ओके ठीक है, ऐसा कहो कि ये जो 200 मिला है उससे बड़ी वाली गिनती कहाँ पे है,
क्या ये 200 से बड़ा है? नहीं है। ये 200 बड़ा है, 200 से बड़ा है? नहीं है। ये 200 से बड़ा नहीं है, ये अकेला है। जो पहला मिले 200 से बड़ा उसी को उठाओ, बस उसी को पकड़ो। ठीक, जब इसको पकड़ लिया तो इसके सामने वाला जो होता है वो F होता है और इसके ठीक ऊपर वाला CF होता है, वहाँ पे रखने वाला। इसमें इधर आएंगे, इसे कहा जाता है माध्यक वर्ग। ओके, मुझे इधर जगह काफ़ी तो मिलेगी ना, हाँ यही लिख लेते हैं। देखेंगे कि आपको ये सब कुछ मिल गया। मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेता हूँ, हालांकि नीचे लिखना चाहिए पर अपने पास जगह है नहीं। तो n/2 माइनस बराबर 400 अपॉन 2 बराबर 200 हो गया। उसको देखने के बाद हमको मिल गया f बराबर मिल गया था 86 और CF बराबर मिल गया था उसके ऊपर वाला 130 और हमको यहाँ पे माध्यक वर्ग मिल गया था। इसे माध्यक वर्ग कहा जाता है, जो कि है 30 से 35। ठीक है, और इसका जो निम्न सीमा है वो L बराबर 30 है और जो इसका डिफरेंस है, जो हर जगह डिफरेंस है, वो H बराबर 5 है। ये सारी चीज़ें यहीं से देख के लिखनी होती है, शुरुआत यहीं से करनी होती है। संचयी बारंबारता निकालो, उसका जो मिला लास्ट वाला वही का आधा करो, फिर ये देखो कि ये जो हम आधा जो 200 है वो किस में शामिल होगा, यानी 200 से बड़ी वाली गिनती जो भी n/2 की मिले उससे बड़ी वाली गिनती सबसे पहली कौन सी है, वही वाला पकड़ के आगे चलेंगे तो F मिल जाता है। उसके आगे वाला ये माध्यक वर्ग कहलाता है, इसकी निम्न सीमा L कहलाती है। इसका जो अंतर होता है 5, जो कि हर जगह 5 ही 5 का अंतर है, वही H कहलाता है। इसके ऊपर वाला CF कहलाता है और यहाँ पे रख देना होता है। L की जगह पे अपना 30 रख देते हैं प्लस n/2 की जगह क्या रखोगे, यही वाला 200, जो भी 200 निकाला था 200 माइनस CF, ये जो 130 है वो रखेंगे और F की वैल्यू ये जो 86 मिला है वो रखेंगे और इंटू H, मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा होगा, दिख जाएगा। H की वैल्यू 5 है वो रखेंगे। 30 प्लस इसमें से घटा देते हैं 70 मिल जाएगा। नीचे 86 है, गुणते 5 है। ओके, अब 7 से कटेगा क्या ये? नहीं कटेगा तो नहीं, 2 से कट जाएगा, लेकिन क्या फ़ायदा काटने का, मतलब कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। 30 लिखो प्लस लिखो, ये में 0 लगाओ, 5 7 35, इतना लिखो बटे 86 से भाग कर दो इसको। रफ काम कर रहे हैं, 86 से भाग करेंगे 350 को, कई बार जाएगा? 8 दिन 16 24 24 32, 4 बार जाएगा। सॉरी 4 छंग 24, 4 हासिल लगे 2, 4 8 32, 32 2 34, कितना बचेगा? 6.0 जाएगा, नहीं जाएगा 0 और 0, 8 45, 8 48, 8 56, 8 64, 8 7 56, मेरे ख्याल से 7 बार जाएगा और इससे ज़्यादा ले जाने की आवश्यकता नहीं लगती है हमको। 4.07, यानी कि यहाँ पे भाग देने पर 4.07 मिला। 30 प्लस 4.07 हो रहा है, 30 4 34.07 हो जाएगा। यही अपनी मध्यिका हो जाएगी। ठीक है, ये अपनी मध्यिका हो जाएगी 34.07। आंसर मिल भी रहा है, बुक में मिल रहा है, तो इसको ऐसे ही करना है। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। √3 का मान 1.73 दिया गया है। ओके, चित्र देखेंगे और इस प्रश्न में ध्यान से देखिएगा भैया कि आपको चित्र बहुत अच्छे से बनाना होता है। मेरे ख्याल से प्रश्न संख्या 6वें का ख यहाँ पे हम डाल देते हैं और ये दिखाई देगा यहाँ से। ठीक है, एकदम सही निशाना है, यहाँ से चलना है। ओके, तो हमें दिया गया है पहले बात तो 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो पहले तो ज़मीन बनानी होगी, फिर 10 मीटर ऊंचा भवन बनाना होगा। ये 10 मीटर ऊंचा भवन है
भवन के शिखर से यानी शिखर पे चढ़ जाना होगा। अब यहाँ से एक केबल टावर जो होता है वो भवन से ऊंचा ही होगा, तो ये ऊंचा बना दिया हमने। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना दिखाई दे रहा है, कहा था इन्होंने 60 अंश। गुड। और इसके पाद का, और इसके इस टावर के पाद माने पैर यानी कि नीचे वाले हिस्से का अवनमन कोण दिया है कितना, 45 अंश। अवनमन कोण 45 अंश दिया है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये टावर की कुल ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। अब ठीक है, इसमें डिटेल्स को भरना शुरू करेंगे। पहले तो नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे ए करते हैं, यहाँ पे बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, यहाँ पे बीच में डाल देते हैं ए। ठीक। भवन ए बी की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। ओके। और ए बी बराबर ई डी बराबर 10 मीटर। यहाँ वाला ई डी 10 मीटर, वो बराबर ही होगा। ओके। और टावर की ऊंचाई, टावर के भाग सी ई की ऊंचाई ऐसे कर सकते हैं क्या, उसको एच मानना, स्मॉल एच मानना ही पड़ेगा। टावर की ऊंचाई माना, नीले से क्यों लिखने लगा मैं, ई सी बराबर एच मीटर तथा बी डी तथा भवन से टावर की दूरी उसका नाम है बी डी बराबर हम ले सकते हैं ए ई बराबर एक्स मीटर। दोनों ही एक्स मीटर हो गए। और यहाँ वाला तो हमने एच मीटर मान के रखा था ना। और क्या दिया गया है, और दिया गया है भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण। भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण सी ए ई बराबर 60 अंश। भवन के शिखर से टावर के पाद का अवनमन कोण ये क्या है, कोण नीचे वाला ई ए डी बराबर 45 अंश। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना सारा चीज़ जो लिखवा रहा हूँ ये लिख क्यों रहा हूँ और आपको दिखा क्यों रहा हूँ। कारण यह है कि मुझे इसी चीज़ को लिखने में दिक्कत होती है, और अगर मुझे दिक्कत हो रही है तो आपको भी दिक्कत होती होगी। आप सोचते होंगे कि ये सारी चीज़ें, मतलब क्वेश्चन आ जाता है वो बात अलग है, पर ये चीज़ें भी लिखना ज़रूरी होता है। इनको नहीं लिखोगे तो काफ़ी भरी भरी से नहीं लगेगी। ठीक। और ऐसे में हो सकता है नंबर कम दे दिए जाएं। ठीक। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल से जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा लिखो ही, लेकिन मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसी डिटेल से आपको भी लिखने का प्रयास करना है। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में लिखी हुई थी, उसके आधार पर अपने चित्र बनाया, चित्र को देख करके चीज़ें लिखते गए, क्योंकि ये लिखना ज़रूरी है।
अगर इसको लिखते नहीं हैं तो जाहिर सी बात है नंबर तो कम मिल सकते हैं। तो ये सब लिखना ज़रूरी है, इस वजह से मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इससे डर लगता है, काफ़ी डर लगता है। मुझे चीज़ों को लिखने से डर लगता है। आप कहेंगे तो इसको ज़बानी हल कर सकते हैं, आंसर खाली देने के लिए अगर कहा जाए तो ज़बानी हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मुश्किल काम होता है वो इन डिटेल्स को लिखना ही होता है। मेरे लिए तो यही सब मुश्किल रहता है। पर आपको क्या मुश्किल लगता है वो बता सकते हैं आप कमेंट करके। तो यहाँ पे चीज़ें भर दी भाई। और सबसे मुश्किल काम जो अभी आपके लिए रहता होगा वो इस चित्र को बनाना रहता है। ज़ाहिर सी बात है कि आप लोग थोड़ा सा कम पढ़ाई करते हो, या फिर हो सकता है मैं ही थोड़ा कम अच्छे से बता पा रहा हूँ। पर इस बार मैंने चित्र को अच्छे से बनाने की कोशिश की थी। पहले कहा कि ज़मीन बनाओ, भवन कह रहा था भवन बनाओ, फिर टावर उससे ऊंचा है, क्योंकि यहाँ से उसका उन्नयन कोण कह रहा था, इस वजह से हमने इसको बड़ा बनाया, छोटा नहीं बनाया। और यहाँ से इसके आधार का अवनमन कोण कह रहा था, तो नीचे की ओर। तो जैसा कह रहा है वैसे हमने बनाने की कोशिश की और आपको दिखाया कि ऐसा बनता है। और यही हमारा प्रयास रहेगा कि आपको अच्छे से समझा सकें कि ये चित्र बनता है कैसा है। अगर आपने एक क्वेश्चन में ये सीख लिया तो हर क्वेश्चन में आप अप्लाई कर ही पाओगे। ठीक, तो थोड़ा लॉजिकल सोचने की कोशिश किया करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, काम हो जाएगा। ओके, तो ये क्या पूछ के रखा है, अभी पिछले सवाल के हिस्से मिटे नहीं हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। अब काफ़ी गंदा गोच रहे हैं, पर अभी देखेंगे यहाँ पे एक अवनमन कोण 45 अंश बनाना बाकी रह गया है। कहोगे सर इसमें क्या बाकी रह गया भाई? अच्छा, यहाँ पे इसको बनाना ज़रूरी तो है नहीं, मतलब ठीक है ज़रूरी है फिर भी। ठीक, यहाँ पे कोण BDA बराबर कोण EAD, ये एक अंतर है, ये एक अंतर कोण होने की वजह से बराबर है। अच्छा, क्या आवाज़ आ रही है? क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत स्लो बोल रहा हूँ मैं। ओके, तो अब मुझे नहीं लगता कि अब और कुछ लिखने की आवश्यकता है, इसमें बहुत कुछ हमने भर दिया है। अब जब भर दिया है तो चलो थोड़ा सा हल करते हैं। पहले त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, और मैं चाहूँगा कि आप इसे नीली से ही लिखें, काली से लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ख़ास तौर से जब इसको लिखने लगे तब काली से लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। शायद काली नीली का कॉम्बिनेशन ही नहीं बना पाता मैं, कई दिनों से प्रैक्टिस ही छूट गई है, एक ही मार्कर से लिखते हुए, पेन से लिखता ही नहीं। तो इसमें क्या लग रहा है, एंगल तो 45 है, आधार x है और लंब कितना है 10 है, तो लंब बटे आधार। यहाँ पे ज़्यादातर त्रिकोणमिति में 10 ही लगता है, 90% 10 ही लगेगा। खाली कुछ एक आध दो क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएगा जहाँ पे साइन या कॉस आपके काम आ रहे होंगे, नहीं तो वो 10 ही प्रयोग करना होता है। तो हम यहाँ पे बस 10 लिखेंगे और 45 है, लिखेंगे 45 अंश का कोण है हमारे पास, बराबर ये AB है और नीचे है BD। ओके, तो 45 का मान 1 होता है, AB का मान 10 है, BD का मान x है, x का नाम x बराबर 10 मीटर। ये हो गया आपके इन दोनों के बीच की दूरी x की वैल्यू हो गई है। हालांकि इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या बढ़ना है, अगले वाले त्रिभुज की बात करनी है। और अगला वाला जो त्रिभुज बन रहा है वो इधर बन रहा है AEC में, त्रिभुज AEC में, क्योंकि यहाँ पे 60 अंश का कोण दिखाई दे रहा है। हालांकि इधर भी दिखाई दे रहा है, पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इधर वाला हल कर लिया ना, x की वैल्यू मिल गई, पर्याप्त है। वही x की वैल्यू जो 10 है तो वो यहाँ पे भी काम करेगी। हम इसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे भी लगेगा tan, 60 अंश लगाएंगे। लंब हमारा यहाँ से E से C से E तक होगा और आधार हमारा AE होगा।
ठीक। tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3 होती है। इसका मान क्या है, h है, और इसका मान क्या है, वो तो x है, और x की वैल्यू थोड़ा सा इधर गुणा करा देते हैं, √3 x बराबर h हो जाएगा। सो h बराबर x की वैल्यू रख देते हैं जो कि हमको 10 मिले थे, तो हमको मिल जाएगा 10 √3 मीटर, और हम इसे कह सकते हैं जो कि x बराबर 10 था। ठीक है, इस वजह से हमने ऐसा लिख दिया। ओके, तो फाइनल है। अब हमारे पास √3 का मान रखने की बात की थी, 1.73 रखना था, तो h बराबर हो जाएगा 10 गुणते 1.73, और ये हो जाएगा 10 से गुणा करने पर 0.1 अंक उधर खसक जाएगा, 17.3 मीटर हो जाएगा, चूँकि √3 बराबर 1.73 दिया गया था, इस वजह से हमने इसको रखा है। ओके, फाइनल हो गया। अभी एक चीज़ और बाकी रह गई है, वो देख लेते हैं, जो कि है टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई जो हो जाएगी CD बराबर हो जाएगी h + 10, यानी कि h की वैल्यू थी 17.3 + 10 करेंगे तो 27.3 मीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और थोड़ा लाइन से लिखना, और इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ रहता नहीं, बस यही थोड़ा सी चीज़ें बस हमने भर दिया था इसको लिखने में, इस वजह से जगह कम पड़ गई, पर आप कर सकते हो, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आई होप समझ में आ गया होगा, और चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम छठवें का ग वाला प्रश्न करेंगे, जिसमें लिखा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। तो चलो देखते हैं। तो छठवें का ग है आपके पास है, इसमें 2x + y बराबर 5 दिया है, और 3x + 2y बराबर 8 दिया है। अब अगर हम ध्यान से समझें तो ये वाला पहला समीकरण जो है 2x + y बराबर 5 को इधर लिख लेते हैं, तो 2x + y - 5 बराबर 0 होगा, जिसे हम समीकरण नंबर 1 कहेंगे। और इससे मिलेगा a1 बराबर 2, b1 बराबर y के साथ कोई गिनती नहीं है तो 1 होता है, और c1 बराबर -5। ठीक, इसकी बारी आ जाती है। 3x + 2y बराबर 8 को इधर लाएंगे, तो 3x + 2y - 8 बराबर 0, इसे समीकरण नंबर हम 2 कहेंगे। इससे हमें पता चलेगा a2 बराबर 3, b2 बराबर 2, और c2 बराबर -8 के बारे में। जब इतना पता चल जाएगा, अभी काफ़ी जगह इधर है, लेकिन चलेंगे इधर जहाँ पे हम दो वज्रगुणन विधि द्वारा हल के लिए समीकरण लिखेंगे। हालांकि आपको नीचे ही लिखना होता है, वज्र गुणन विधि द्वारा हल। अब उसके बाद क्या होगा, x बटे, ठीक है, b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे a2 c1 माइनस a1 c2 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। फार्मूला कंप्लीट। कहीं कुछ लोगों को ये याद नहीं होता है, तो याद करने के बहुत सारे तरीके हैं जो आपको बताए गए होंगे। अभी क्या ही कहा जाए,
अभी याद कराने का कोई समय नहीं बचता, आपको ये खुद ही प्रयास करना होगा। अभी बस फार्मूला हमने लिख दिया है, अब इस पर प्रयोग करेंगे, चीज़ों को रखेंगे। तो B1C2 1 गुणते -8 माइनस B2C1 2 गुणते -5 बराबर y बटे A2 3 C1 -5 3 गुणते -5 माइनस A1C2 2 गुणते -8 बराबर 1 बटे A1B2 2 गुणते 2 माइनस A2B1 2 गुणते 3 गुणते 1। बस लिख लिया। अब रखना शुरू करते हैं। यहाँ पे x होगा, गलती से लिखा गया। 8 का नाम 8 और माइनस माइनस प्लस 5 दूनी ये 10 गुड बराबर y बटे 5 यही 15 और माइनस माइनस प्लस 8 दूनी ये 16 बराबर 2 दूनी 4 माइनस 3 का नाम 3 ये x बटे 10 में से 8 गया 2 y बटे 16 में से 15 गया 1 4 में से 3 गया 1। अब इसके बराबर इसको लेंगे x बटे लिख देते हैं, यदि 1 बटे 1 2 ऊपर चला जाएगा 2 1 का नाम 2 यानी x बराबर 2 मिल जाएगा बटे 1 नीचे 1 होने से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। यदि y बटे 1 बराबर 1 बटे 1 तो y बराबर सीधा सीधा 1। यार आंसर मिल गया, इतना जल्दी ही मिल गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, काफ़ी जगह बच गई उधर। तो प्रश्न बड़ा आसान था, फार्मूला याद करना, थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको याद करना। अब इतना ही किया है तो फार्मूला भी दिखा देते हैं, पर उसके लिए हमको यहाँ पे इसको मिटाना ही पड़ेगा। या फिर चलो देखो भैया, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 लिखते हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 लिखते हैं। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गए। अब ध्यान से देखना भैया, यहाँ पे करना क्या होता है कि जब x के नीचे कुछ लिखना है जो वो ये वाला हिस्सा नहीं होगा, उसमें होगा इन दोनों का गुणा। ऐसे b1c2 मिल गया माइनस b2c1 ये मिल गया। और हम उसी तरीके से देख कर के इसको याद रखते हैं, कभी कोई गलती नहीं होती है। ओके, अब हमारे y वाले हिस्से की बारी आ जाए तो y का बटे जो लिखना है वो b नहीं होगा, तो क्या होगा, तो होगा इनका तिरछा, इन दोनों का तिरछा, ऐसे दूर दूर वाले का। पर a1c2 पहले नहीं लिखा जाएगा, यही तो होता है ख़ास तौर से ख़ास बात y में। पहले a2c1 लिखा जाएगा, फिर a1c2 लिखा जाएगा, ये हो जाएगा। लास्ट में अब c वाले की बारी आ जाएगी। इसके पास तो कोई x y है नहीं, इस वजह से गिनती लिख दी जाती है 1, और इसमें इन दोनों को गुणा करके लिखा जाता है, और उसमें फिर से वापस से a1b2 और a2b1, ये थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो लाइंस ऐसे ही याद रखेंगे तो काफ़ी आसान हो जाता है। और इस प्रश्न को हल करने के लिए जब ये तरीका आप गहराई से अपने मन में उतार लेंगे तो आपको ये फार्मूला लिखे बिना ही इस चीज़ को रख सकते हैं। मैं तो ऐसे ही आमतौर पर से ही रख देता हूँ, फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। फार्मूला इसको देख कर के मैं लिखता हूँ, फार्मूला देख कर ये लिखने के बजाय इसको देख कर फार्मूला लिखता हूँ। तो ये ऐसा कुछ सिचुएशन सी हो गई है। अलग अलग तरीके से याद करने के तरीके होते हैं, मुझे जो समझ में आता है वो ऐसे बेसिक सा तरीका है, इसी को हमने गहराई से अपने बिठा लिया, जिसकी वजह से आसानी से याद हो गया। आप कौन से तरीके से याद करते हो, क्या किताब वाले से या फिर इस वाले तरीके से, कमेंट करके बताना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा है। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की रचना कीजिए। इस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये प्रश्न कॉपी पे बनाने वाला है, लेकिन फिर भी आइए चलो थोड़ा सा समझा देंगे बोर्ड पे बनाना, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा और मुश्किल प्रश्न है। मुश्किल इसलिए क्योंकि रचना के चरण लिखना मुझे मन नहीं करता है, और आसान इसलिए, अच्छा इसलिए क्योंकि चित्र बनाना मुझे बहुत पसंद है। ठीक, तो मैं आपको समझाता जाऊंगा और बताता जाऊंगा। घा वाला प्रश्न है, इसमें आपको भुजाएं दी गई 5, 6 और 6.5। 5, 6 और 6.5 ये भुजाएं दी गई हैं सेंटीमीटर की, और जो अनुपात दिया गया है वो 2:3 है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, सब कुछ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इस त्रिभुज की रचना करनी होती है। एक ऐसा 6.5 का खींच लीजिएगा, ठीक है, इसका नाम ए बी रख दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रख दीजिए। फिर 6 सेंटीमीटर का गोला प्रकार लेंगे, और पहले बात तो पटरी ऐसे रख देना और 0 पे और 6 पे निशान लगा देना, लग गया। और उसके बाद गोला प्रकार की सुई एक पे रखना, पेंसिल को ऐसे बढ़ा करके एडजस्ट कर लेना, मिल गया, लगा दो निशान। तो ऐसे 6 सेंटीमीटर को नापना और फिर 5 सेंटीमीटर को नापना आसान होता है, आराम से नाप लोगे तो कहीं ना कहीं तो कट ही जाएगा, ऐसे कट जाएगा, और ऐसे मिला देना। और ध्यान देना कि इस चीज़ को मिटाना नहीं है, उसको ऐसे पड़ा रहने देना है, ठीक। ओके, अब ये त्रिभुज बनकर तैयार हो चुका है, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ पे सी लिख देना, ये जो माप है वो नहीं लिखने की आवश्यकता है। और अब अगर आप रचना के चरण में लिखना चाहते हो तो लिखो त्रिभुज ABC की रचना की, जहाँ पे AB बराबर 6.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 5 सेंटीमीटर है, ऐसा लिखते हो ना हिंदी में, मतलब काम हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना होता है कि ऐसे एक न्यून कोण खींचना होता है AX, ठीक, न्यून कोण बनाता हुआ। तो हम यहाँ पे कहेंगे बिंदु A पर AX एक किरण खींची जो AB से न्यून कोण बनाती है, न्यून कोण, ठीक है, ऐसा लिख देना। जो हमने बोला है बस वही लिख देना होता है। अब जो बोल देते थे आसानी से बोल देते हैं ना, जब वही हिंदी में लिखने लगते हैं तो बहुत गंदी राइटिंग में लिखते हैं, बहुत जल्दी लिखना चाहते हैं, इसी वजह से हमको ये अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो यही बात रहती है, इस वजह से हम लिखना अच्छा नहीं लगता है। फिर इस पे हमको 3 निशान लगाने हैं, क्योंकि 2:3 कहा था, तो उसमें जो बड़ी गिनती रहती है उतना ही निशान लगाना होता था। 1, 2 और 3 निशान लगाने हैं। अब इसको A1, A2 और A3 कह सकते हो। अब इसमें क्या लिखना होगा कि AX पर 3 चिन्ह A1, A2, A3 इस प्रकार अंकित किए कि A1 बराबर A1, A2 बराबर A3, A2, A3 है, ऐसा लिख देना। और उसके बाद अब मुख्य बात आ जाती है कि हमको 2:3 दिया गया है। ऊपर वाली गिनती छोटी है नीचे वाली से, ऊपर वाली गिनती जब छोटी है तो जो नया त्रिभुज बनेगा वो छोटा ही बनेगा, ठीक है, वो छोटा बनेगा और पुराना वाला बड़ा रहेगा। इसका ये मतलब होता है कि हमको इस 3 को इस B में मिलाना, अरे सीधे सीधे B में मिलाना, थोड़ा तिरछा हो गया, पर एडजस्ट करके समझ लो भैया कि B में मिलाना है। अब हमने कहा कि ऊपर वाला जब छोटा है तो नया त्रिभुज छोटा बनेगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इसे तो बड़ा होना पड़ेगा तभी वो छोटा हो पाएगा ना। तो छोटा होने के लिए कहाँ से उसको खींचेंगे? ये 2 दिखाई दे रहा है तो हम 2 से खींचेंगे, ऐसे पैरेलल खींचेंगे, ठीक है। इसके समांतर ये खींचेंगे, फिर इसके समांतर ये खींच देंगे, तो ये नया वाला त्रिभुज बन जाएगा जो कि छोटा हो गया। पर ध्यान से समझो, इसको खींचना इतना आसान नहीं है, लिखना आसान है, खींचना आसान नहीं है। पहले इसको देखते हैं कि अगला जो चरण होगा उसमें कहेंगे कि A3 B को मिलाया, मिल गया, इतना लिख लिया। अगला लिखेंगे कि बिंदु A2 पर A3 B के समांतर
रेखा खींचा जो ए बी को बी डैश पर मिलता है। ओके, अब ये समांतर खींचना आसान कैसे, मतलब मुश्किल क्या है, क्योंकि इसमें कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो ये सब कुछ नहीं रहता है, ठीक। तो हमको यहाँ से किसे चाप बनाना होता है। कई बार गोला प्रकार छोटा, मतलब ये चिन्ह हमने कम दूरी पे लगाया है तो गोला प्रकार बहुत अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाता, अच्छा नहीं लग रहा था। ओके, पर मान के चलते हैं कि ये अच्छा बन रहा है, ये खींच दिया। और यहाँ पे A2 पे उसी माप का, इसमें कम ज़्यादा नहीं कर सकते कि आप इसको बढ़ा दिए फिर कम कर दिए, ऐसा अच्छी बात नहीं होती है, गलत हो जाएगा। जितना माप का ये लिया उतना ही माप का यहाँ पे ऐसे ऐसे चाप लगा देना है। लगाने के बाद गोला प्रकार को इसको नापना है। अब ये गोला प्रकार छोटा या बड़ा कर सकते हैं क्योंकि ये नापना है, जितना होगा उतना नाप करके यहाँ पे ऐसे निशान लगा देना, निशान लग जाएगा। फिर इस बिंदु को और इस निशान को लेते हुए ऐसे सीधी लाइन खींच देनी है। और खींचते वक्त ये ध्यान देना है कि ये समांतर भी दिखता रहे, क्योंकि जब भी आप पटरी और प्रकार की सहायता से इसको बनाते हैं एकदम ज़रूरी नहीं कि सही जावा ही करे, क्योंकि बहुत गंदी हरकतें हो जाती हैं इसके साथ, ठीक है। कहीं गोला प्रकार ठीक नहीं होता है, कहीं पेंसिल ठीक नहीं होती, मोटी होती है, तो वो दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ा सा पैरेलल जाता हुआ दिखाई दे, आपको अपनी नज़रों से देख लेना है कि ये बहुत ज़्यादा ऐसे तिरछा या ऐसे तिरछा ना जाए, समांतर लगे तो खींच लेना है। और जिस प्रक्रिया के दौरान आपने यहाँ पे कोण खींचा है, मतलब वैसे ही यहाँ पे पैरेलल खींचना होता है। यहाँ पे ऐसे चाप लगाएंगे, फिर ऐसे खींचेंगे, फिर इसको नापेंगे, नापने के बाद यहाँ पे निशान लगाएंगे, फिर ऐसे मिला देंगे। इसको बी डैश कह देंगे, इसको सी डैश कह देंगे, ठीक। अब रचना के जो चरण है उसमें क्या लिखना होगा कि A2 पर, बिंदु A2 पर A3 B के समांतर एक रेखा खींची जो AB को B डैश पर मिलती है। फिर बिंदु B डैश पर BC के समांतर एक रेखा खींची जो AC को C डैश पर मिलती है। प्राप्त त्रिभुज AB डैश C डैश ही अभीष्ट त्रिभुज है, ऐसा लिख देंगे, काम हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं हमने कई बार आपको चित्र बना करके कई अलग अलग वीडियोस में समझाई हैं। इस वीडियो में हमने कहा कि बोर्ड पे ही इसे समझा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, रचना के चरण जो लिखने हैं वो भी समझ में आ गया होगा। इसमें अगर सत्यापन कहा जाए तभी सत्यापन करें, रचना के चरण कहा तो नहीं है लेकिन लिख देना ज़्यादा अच्छी बात होती है। और मैं सच में बताऊँ ना कि मुझे रचना के चरण के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था जब मैं अपने हाई स्कूल में था, क्योंकि मुझे केवल चित्र बनाना अच्छा लगता था, मैं मस्त बना देता था। रचना के चरण हमको लिखने को ना कहो, इसी वजह से आदत नहीं पड़ी थी। खैर अब पढ़ाने लगे तो हमको पता चला कि ये भी बनाना पड़ता है, तो वो भी लिख करके कई वीडियोस में दिखाया है और अभी आपको बता दिया, तो आप उसे लिख देना। तो इतना ही करना काफ़ी होगा और ये पर्याप्त है। प्रश्न समाप्त हो गया और उम्मीद करते हैं चित्र आपका अच्छा से बन गया होगा और आपने रचना के चरण भी लिख लिए होंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।